हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो अभी के इस वीडियो में यानी कि रामबाण सीरीज के पार्ट 3 में मैं आप लोगों को एक ऐसा सवाल करवाने वाला हूं बच्चों, जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना होती है। बहुत अच्छा सवाल है ये और एग्ज़ाम में बार बार आता है ये सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। क्लास 10th हिस्ट्री से लिया है मैंने इस सवाल को। और इस सवाल क्या है बच्चों, वो थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ के सुना दूं कि यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदान की विवेचना करें। यानी कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद का प्रचार हुआ, इसमें नेपोलियन बोनापार्ट के योगदानों की विवेचना करनी है बच्चों। इसका जवाब जवाब शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से 2-3 बातें करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं अपने ये जो रामबाण सीरीज़ है उसके बारे में बता दूं। ये रामबाण सीरीज बच्चों एग्ज़ाम तक चलने वाला एक सीरीज़ है बच्चे, जिसमें मैं डेली 1 या 2 सब्जेक्टिव सवाल, 5 नंबर वाला जो सवाल होता है वो लेकर के आता हूँ। बड़ा मेहनत करता हूँ बच्चों, लेकिन आप लोग ना इसे उतना प्यार नहीं दे रहे हो जितना का ये हकदार है, ठीक ना। तो आप लोग थोड़ा सा इसे अपना प्यार देना अगर चाहते हो कि ये सीरीज़ चलती रहे, वरना फिर तो बंद करना पड़ जाएगा। अगर चाहते हो कि ये सीरीज़ चलती रहे तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो। करते नहीं हो यार, शेयर कर दिया करना, ठीक है बच्चों। और इस सीरीज में मैंने इतने सवाल करा देने हैं आप लोगों को, इतने सवाल करा देने हैं कि एग्ज़ाम में 1 या 2 सवाल ऐसा आपको दिखेगा जो कि आपने यहाँ पे इस सीरीज़ में नहीं किया होगा, अदरवाइज सारे ही सवाल कर चुके होंगे, ठीक है बच्चों। अभी एग्ज़ाम में तकरीबन 3 महीने हैं आपके, तो डेली अगर हम 2 सवाल करते हैं ना जी, 1 सवाल करते हैं ना, तो कम से कम मैं बात कर रहा हूँ कि 120 सवाल हम लोगों का यहाँ पे लग जाएगा। और 120 सवाल से ज़्यादा वहाँ पे सब्जेक्टिव सवाल नहीं आएंगे। जो सवाल पूछे जाते हैं वही सवाल यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है। तो अगर आपको चाहिए कि हाँ जी ये सीरीज मिलता रहे, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप इसे जल्दी दोस्तों में शेयर करते रहें बच्चों, ठीक है ना। अपना स्टेटस लगा लें। ओके, चलिए हो गया, शुरू करते हैं। तो इसका जवाब कुछ यूँ है बच्चों कि यूरोपीय राष्ट्रवाद का जनक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। यूरोप में जो राष्ट्रवाद का जो ये हुआ बच्चों, विस्तार हुआ, उसका जनक किसे माना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। 1799 से 1814 के बीच के युग को नेपोलियन युग कहा जाता है। ये डेट ना आपने याद रखना है। 1799 से लेकर के 1814 के बीच का जो युग है, इस युग को नेपोलियन युग के नाम से जाना जाता है बच्चों। वह 1804 में फ्रांस का सम्राट बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि वह 1804 में फ्रांस का सम्राट बनकर नागरिक संहिता द्वारा जन्मजात विशेषाधिकार समाप्त कर दिया। ये बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों कि वह 1804 में फ्रांस का सम्राट बना और एक ये लाया, नेपोलियन कोड लाया, ठीक ना। और इस कोड के द्वारा, जिसे नागरिक संहिता कानून भी कहते हैं, द्वारा जन्मजात विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। जो अमीर लोग थे उनको कुछ अधिकार प्राप्त थे कि वो अगर कुछ गलत काम भी करते हैं तो सरकार उनको कुछ नहीं करेगी, उनको माफ़ है। तो ये जो विशेषाधिकार था उसे नेपोलियन ने क्या किया बच्चों? समाप्त कर दिया, ठीक है। हाँ, ये बहुत अच्छा काम किया था। कानून के समझ समानता का सिद्धांत अपनाया गया, मतलब कि जितने भी लोग हैं सबके लिए कानून को एक समान कर दिया गया, गरीब के लिए भी और अमीर के लिए भी। अगर कोई मतलब अमीर जो है वो किसी के यहाँ अगर कोई बुराई करता है तो उसे 5 साल का सज़ा मिलता है, तो गरीब को भी उतना ही मिलेगा, ये नहीं कि उसे ज़्यादा दिया जाएगा, है ना। तो वही है बच्चों। तो कानून के समझ समानता का सिद्धांत अपनाया गया। इससे फ्रांस अधिकृत यूरोपीय राष्ट्रों में एक नई आशा जगी। तो जब ये काम नेपोलियन ने किया ना, तो फ्रांस ने जितने भी यूरोप के अन्य भागों पर जो कब्जा कर रखा था, उन सभी में एक नई आशा जगी। वहाँ के लोगों को लगा कि ओहो, ये बढ़िया चीज़ आया है, ये अमीर और गरीब के भेदभाव को ख़त्म कर रहा है, बढ़िया है। तो एक नई आशा जग गई थी बच्चों। तो हो गया ना ये राष्ट्रवाद का प्रसार। जो आसपास के देश थे ना जी, वहाँ पे लोगों को लगने लगा था कि हमारे यहाँ भी ये वाला चीज़ होना चाहिए, जैसा कि नेपोलियन वहाँ पे कर रहा है फ्रांस में। तो लोग मिल करके एक साथ ऐसा चाहने लगे थे, ठीक, कि नेपोलियन के जैसा ही हमारे देश में भी होना चाहिए। और ऐसा सोचना, देश के प्रति सोचने की ही भावना को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं बच्चों। तो राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ ना,
हाँ, आगे देखिए कैसे लिखना है। वहाँ की तानाशाही के विरुद्ध आवाज़ें उठने लगी। मतलब कि जहाँ मतलब जिन देशों ने भी देखा ऐसा कि फ्रांस में इतना अच्छा हो रहा है, तो उन देशों ने क्या किया, अपने राजाओं के विरुद्ध आवाज़ उठाना चालू कर दिया उन देश के लोगों ने, है ना बच्चे। तो वही लिखा हुआ है कि वहाँ भी तानाशाही के विरुद्ध, तानाशाही का मतलब होता है राजा जो राज करता है, बिना पूछे राज करता है, जैसे मन आता है वैसे राज करता है, उसे बोलते हैं तानाशाही। तो वहाँ भी तानाशाही के विरुद्ध आवाज़ें उठने लगी तथा राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। ठीक है बच्चों, यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। ठीक, नेपोलियन ने जब फ्रांस पे कब्जा कर लिया तो अपने आसपास के जितने भी देश थे वहाँ पर भी पहुँच गया वो। ठीक, और अपने द्वारा राष्ट्रवाद का ये लेकर गया, संदेश लेकर गया। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेपोलियन के अभियानों द्वारा, मतलब जितना भी उसने कब्जा किया उसके द्वारा नवयुग का यानी राष्ट्रवाद का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने इटली और जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे एक वास्तविक एवं राजनैतिक रूपरेखा प्रदान किया। बच्चों ये बात समझ में आया, पहले इटली और जर्मनी जो था वो एक भौगोलिक नाम रह गया था बस, कि हाँ जी यहाँ पर इटली है और यहाँ पे जर्मनी है, वरना दिखता नहीं था। अगर हम बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी तकरीबन 300 छोटे बड़े कस्बों में बटा हुआ था बच्चों। वैसे ही बात करें इटली की, तो इटली भी ऐसी विभक्त था, है ना। हाँ, तो इन दोनों को क्या किया, वो ये जो नाम मात्र का जो ये रह गया था, देश रह गया था ना, उसकी परिधि से उसे बाहर निकाला। उसके ये से मतलब कि लोग बस खाली नाम से समझते थे कि ये जर्मनी है, कोई इज्जत नहीं देते थे, उससे उसको बाहर निकाला और ये 300 हिस्से में जो बटा हुआ था ना, उसको 39 हिस्से में बांट दिया। ठीक, हाँ, इस तरीके से नेपोलियन ने किया। वैसे ही इटली में तो राष्ट्रवाद का जनक ही माना जाता है नेपोलियन को, है ना बच्चों। तो आप लोगों को याद रखना है कि उनका जो ये था, भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर निकालकर उसे एक वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और ऐसा करने से ही इटली और जर्मनी के एकीकरण का जो रास्ता है ना बच्चों, वो खुल गया, ये वो मतलब एक होने के राह पे चल पड़ा। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा भी कैसे राष्ट्रवाद का प्रसार किया, तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट ये है बात है कि इसके अतिरिक्त नेपोलियन के आक्रमणों द्वारा कई यूरोपीय राष्ट्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। देखो, जब नेपोलियन आक्रमण करता था दूसरे देशों पर, ठीक ना, तो कई देश नहीं चाहते थे कि हम किसी का गुलाम बने। ठीक, तो वहाँ के जो निवासी थे वो दिल से अपने देश के प्रति सोचने लगे, ठीक, कि हमारा देश गुलाम ना हो जाए रे भाई, है ना। हाँ, तो जब देश के प्रति वहाँ के नागरिक सोचने लगे, तो इसी सोच को, इसी भावना को तो राष्ट्रवाद कहते हैं। तो पहला तो ये हुआ कि नेपोलियन के अभियानों से, नेपोलियन के किए गए कामों से खुश होकर के लोगों ने अपने अपने यहाँ के राजाओं के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया, है ना, यानी वो देश के प्रति सोचने लगे। तो पहला राष्ट्रवाद जो है वो इस तरीके से भड़का कि वो नेपोलियन को देख करके भड़का, ठीक ना, नेपोलियन के किए गए कार्यों की वजह से भड़का। और दूसरा क्या है बच्चे, तो दूसरा इस डर से भड़का कि कहीं नेपोलियन आकर के हमारे यहाँ कब्जा ना कर ले। मतलब नेपोलियन ने, जहाँ नेपोलियन का अच्छा प्रभाव पड़ा वहाँ भी राष्ट्रवाद भड़का, जहाँ नेपोलियन का बुरा प्रभाव पड़ा वहाँ भी राष्ट्रवाद भड़का। मतलब ये तो ऐसा था बच्चों कि ये कुछ भी करे राष्ट्रवाद को भड़का ही रहा था, है ना जी। तो हम लोग कह सकते हैं, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके अतिरिक्त नेपोलियन के आक्रमणों द्वारा कई यूरोपीय राष्ट्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। इस तरह यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन की बड़ी भूमिका रही बच्चों। ठीक है, तो ये रहा आज का एक सवाल। आज मैंने एक ही सवाल लिया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और एक बार फिर से मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग ना मतलब अगर चाहते हो कि ये सीरीज चलती रहे तो भाई वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना बच्चों। रुक सा जाता है कुछ थोड़ा सा, जितना अपने बच्चे हैं डेली के वही बच्चे देखते हैं, उसके अलावा ये कोई देखता ही नहीं। आप शेयर ही नहीं करते तो कौन देखेगा, है ना बच्चों। शेयर करना पड़ेगा तभी तो देखेंगे, है ना। अब आपका एक सवाल रहता है कि सर ये PDF हमें कहाँ से मिलेगा, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये PDF आपको कहाँ से मिलेगा। थोड़ा सा सब्र कीजिए, मैं दिखाता हूँ कि ये PDF आपको कहाँ से मिलता है। ओके बच्चों, हाँ जी, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं दिखा।
तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए बच्चों तो आप अपने क्रोम ब्राउज़र पे आएँ, यहाँ पे जो सर्च बॉक्स है इसमें लिखें SR क्लासेस और उसके बाद लास्ट में लिखना GB। ओके, ये चीज़ लिख करके स्पेस दे करके लिखना और इस तरीके से सर्च कर देना। जब आप सर्च करोगे मेरे बच्चों तो आप यहाँ पे पहुँचोगे, यहाँ पे आपको एक लिंक दिख रहा होगा सबसे ऊपर में ही SR क्लासेस का। ओके, आपने ना इस लिंक पे क्लिक कर देना है बच्चों। जैसे ही क्लिक करोगे आपको अपना वेबसाइट दिख जाएगा, आपने ना सीधा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक सेक्शन दिखेगा बच्चों न्यू अपडेट का, ठीक ना, ये आपको दिख रहा है न्यू अपडेट का। तो न्यू अपडेट में ही वो सारे प्रश्न मतलब जो ये है पीडीएफ दिया जा रहा है। जैसे ये का पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ठीक ना, देखो लिखा हुआ है रामबाण सीरीज पार्ट 2, रामबाण सीरीज पार्ट 1। ओके, हाँ जी। तो इसी तरीके से अभी ये वाला पार्ट का नहीं आया है, ये पार्ट आ जाएगा, मतलब 10-11 बजे तक अपडेट हो जाता है, ठीक ना। हाँ, मैं ये थोड़ा सा अभी सुबह सुबह ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वैसे ये सबको तो मैंने रात में रिकॉर्ड कर दिया था। ओके बच्चों, तो कैसे दिखता है ये देखो, तो आपको ना इस पर क्लिक कर लेना है। जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पहुँचोगे, आप थोड़ा सा ऐसे नीचे चले जाओ, ये देखो पार्ट 2 है ये। ओके, नीचे जाइए, आपको ये दिख जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, या तो आप यहीं पे आके पढ़ लिया करो, यहीं से कॉपी कर लिया करो, तो आपको रखने का, आपके स्टोरेज का, जगह का मोबाइल में प्रॉब्लम नहीं होगा। आप यहीं से आके देख लिया करना, ये तो हमेशा के लिए है बच्चे, है ना। चलिए, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छा लगा है इसे एक लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी का बटन दबा लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहे SR क्लास के साथ।